दोस्तों नमस्कार। कथा कहानी में आज कहानी पाठ। जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ये कहानी नया ज्ञानोदय के प्रेम विशेषांक में प्रकाशित हो चुकी है। एक लड़की पहेली सी के नाम से। तो उस समय बहुत सारे पाठकों को कहानी के अंत को लेकर एतराज़ था और उन लोगों ने इसके अंत को बदलने के लिए भी कहा था। बहुत सारे पाठकों का पत्र आया था, फ़ोन आया था। तो उनकी एक ही शिकायत थी कि कहानी का अंत बहुत दुखद हो गया है, तो इसके अंत को सुखद किया जाना चाहिए। उसके बाद मैंने इस कहानी को हिंदी प्रतिलिपि पर भी पोस्ट किया, तो वहाँ पे भी इसके 2,500 से अधिक पाठक हैं और लोगों ने पढ़ा है। और वहाँ पर भी अधिकतर पाठकों की एक ही मांग है कि इसके अंत को बदला जाए, दुखद से सुखद किया जाए। इसी बीच गूगल कर रहा था तो पता चला कि कीर्ति चौहान जी ने इस कहानी को जो है प्रस्तुत किया है अपने YouTube चैनल पर, और वहाँ पे इसे 3,62,000 से अधिक लोगों ने देखा सुना है और कहानी की काफ़ी सराहना की है। लेकिन वहाँ पे भी अधिकतर लोगों की मांग थी कि इस कहानी का दूसरा पार्ट आए, यानी जो अंत है वो दुखद से सुखद किया जाए, दूसरे पार्ट में उसको सुखद में परिवर्तित किया जाए। तो अधिकतर लोगों की ऐसी मांग थी। तो हालांकि मैं आज इस कहानी को प्रस्तुत करने वाला था, इसी सिलसिले में गूगल कर रहा था तो वहाँ पे ये कीर्ति चौहान जी की प्रस्तुति मुझे दिख गई उनके चैनल पे, जो कि मेरी कहानी थी। मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरी कहानी वहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत किया है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। अच्छा भी लगा, ख़राब भी लगा कि उन्होंने मतलब पूछा नहीं हो तो ठीक है, सूचना तक नहीं दी कि उन्होंने इस कहानी का प्रयोग अपने चैनल पर किया है। बहरहाल कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं इस कहानी को अपनी आवाज़ में जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसके दुखद अंत को सुखद में भी सुखद बना रहा हूँ। और इसका शीर्षक जो पहले था एक लड़की पहेली सी, उसको भी बदल दे रहे हैं। नया शीर्षक है प्रेम पहेली। कहानी का शीर्षक अब है प्रेम पहेली और अंत क्या होगा उसे जब आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यदि आप लोगों ने कहानी पहले पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा, तो लेकिन अंत क्या है वो आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। तो प्रस्तुत कर रहे हैं कहानी प्रेम पहेली। इसका उपशीर्षक है उदास टाइपराइटर। टाइपिंग कोचिंग सेंटर में विजय का पहला दिन था। वह अपनी सीट पर बैठा टाइप सीखने के लिए नियमावली पुस्तिका पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाह अपने केबिन के गेट की तरफ गई। कजरारे नैनों वाली एक सांवली लड़की उसकी केबिन में आ रही थी। लड़की उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई, टाइपराइटर को ठीक किया और टाइप करने में मशगूल हो गई। विजय का मन टाइप करने में नहीं लगा। वह किसी भी हालत में लड़की से बातें करना चाह रहा था। वह टाइपराइटर पर कागज़ लगाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। लड़की की उंगलियां टाइपराइटर के कीबोर्ड पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे वह हारमोनियम बजा रही हो। क्या देख रहे हो? लड़की ने कड़क आवाज़ में पूछा। आपको टाइप करते हुए देख रहा हूँ, लड़के ने बहुत ही मुलायम आवाज़ में जवाब दिया। यहाँ क्या करने आए हो? लड़की ने फिर कड़क आवाज़ में पूछा। टाइप सीखने। लड़के ने उसी तरह धीमे से नरम आवाज़ में कहा। ऐसे सीखोगे?
लड़की के स्वर में तलखी बरकरार थी। मेरा आज पहला दिन है ना, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही थी तो मैं देखने लगा आपकी उंगलियां कैसे टाइपराइटर के कीबोर्ड पर पड़ती हैं। आपको टाइप करते देखकर लगा कि अब मैं भी सीख जाऊंगा। लड़के ने बड़ी मासूमियत से कहा, यदि इसी तरह मुझे ही देखते रहे ना तो आपकी मनोकामना कभी नहीं पूरी होगी। लड़की ने पूरी तलखी से कहा और फिर टाइप करने में जुट गई। विजय भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था, वह बेचैनी सी महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद ही उसने अपने टाइपराइटर का रिबन फंसा दिया और फिर उसे ठीक करने लगा, लेकिन ठीक नहीं कर पा रहा था। उसे उलझा हुआ देखकर लड़की ने पूछा, क्या हुआ? रिबन फंस गया। रिबन तो फंसेगा ही जब ध्यान कहीं और होगा। लड़की ने जो है गुस्से में कहा। लड़की उसके टाइपराइटर को थोड़ा अपनी ओर खींचकर रिबन को ठीक कर दिया और बोली, लो ठीक हो गया, अब करो टाइप। और लड़की फिर अपने टाइपराइटर पर टाइप करने लगी, लेकिन विजय का मन टाइप करने में नहीं लग रहा था। वह लड़की से बात करने के बहाने खोज रहा था। इसी बीच लड़की ने कहा, मन नहीं लग रहा है? नहीं। क्यों? लगता है कि सीख भी नहीं पाऊंगा। आसार तो कुछ ऐसे ही दिखते हैं। लड़की ने कहा, आपका नाम? विजय ने बात को आगे बढ़ाने के लिए सवाल किया। सरिता, लड़की ने अपने टाइपराइटर को देखते हुए कहा। अच्छा नाम है, विजय ने पूरी मासूमियत से कहा, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है। लड़की के जवाब में तुरसी बरकरार थी। क्यों? लड़के ने आश्चर्य से पूछा। कोई एक कारण हो तो बताएं। यह कहते हुए सरिता अपनी सीट से उठी और पर्स कंधे पर टांगते हुए केबिन से बाहर निकल गई। विजय उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने एक निगाह उसके टाइपराइटर पर डाली। टाइपराइटर उसे बेहद उदास लगा, किसी उदास शाम की तरह। अब इस कहानी में एक और शीर्षक है, शोक गीत रचता टाइपराइटर। इसी दिन से विजय हवा में उड़ने लगा, रातों को छत पर घूमने लगा, तारे गिनता और उनसे बातें करता। चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप उसे गुनगुनी लगने लगी। दुनिया गुलाबी हो गई तो जिंदगी गुलाब का फूल। आंखों से नींद गायब हो गई। वह ख्यालों ही ख्यालों में पैदल ही कई कई किलोमीटर घूम आता। अपनी इस स्थिति के बारे में उसने अपने एक करीबी दोस्त को बताया तो उसने कहा, गुरु, तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर उसे अच्छा लगा। वह मुस्कुरा के रह गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। अगले दिन विजय ने सरिता से कहा कि एक कविता लिखी है, चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। यह भी खूब रही, जान ना पहचान तू मेरा मेहमान। कितना जानते हैं आप मुझे जो मुझ पर कविता भी लिख मारे? सरिता ने शिकायती लहजे में कहा, नहीं जानता, पर कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश तो कर ही सकता हूँ, विजय ने कहा। सरिता ने उसकी कविता का कागज़ लिया और उसे पढ़ने लगी। लिखा था, सरिता, कल कल करके बहने वाली जलधारा लोगों की प्यास बुझाती, किसानों के खेतों को सींचती। राह में आती है बहुत बाधा, फिर भी मिलती है सागर से। उसके प्रेम में सागर साहिल पर पटकता है सिर। उनके प्रेम की प्रगाढ़ता का प्रमाण पूर्णमासी की रात में उठने वाला ज्वार भाटा। सरिता है तो सागर है, सरिता के बिना रेगिस्तान हो जाएगा सागर। नीचे अपने नाम की जगह सागर लिखा था विजय ने।
सरिता ने उसे देखा और कागज विजय की तरफ बढ़ा दिया। विजय ने कहा कि मैं चाहता हूँ आप इसे टाइप कर दें, इसे छपने के लिए भेजना है। सरिता कुछ नहीं बोली, कागज को सामने रखकर टाइप करने लगी। विजय उसे देखता रहा। इस बात का आभास सरिता को भी था। इसी बीच सरिता ने उससे पूछा, आप कवि हैं? नहीं, बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कवि भगोड़े होते हैं? सरिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी इस टिप्पणी से विजय सकपका गया। कवि अपने सुख के लिए कविता रचता है। रचते समय वह कविता के बारे में सोचता है, उसके बाद वह कविता को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कवि कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता, सरिता ने कहा। यह आप कैसे कह सकती हैं? विजय ने पूछा। मैं समझती हूँ कि आदमी की ज़िंदगी भी एक कविता है। मेरी ज़िंदगी एक कविता है। मेरी ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, आप तो कवि हैं। आपने अभी जो कहा वह तो कविता है, विजय ने उत्साहित होकर कहा। कविता नहीं, कविता का प्रलाप है, वेदना है। कवि वेदना ही तो व्यक्त करता है, लेकिन यह कविता की वेदना है जो उस कवि के कारण उपजी है जिसने मेरी ज़िंदगी की रचना की। इतना कहकर सरिता केबिन से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद विजय ने सोचा, कैसी है यह, और सरिता के टाइपराइटर को देखा। लगा जैसे टाइपराइटर किसी शोकगीत की रचना में मशगूल है। एक और उपशीर्षक, जब नाचने का मन करे। आज उन्होंने बातें अधिक की। उनके वार्तालाप को देखकर टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाली मैडम ने उनके पास आकर कहा कि आजकल तो तुम काफ़ी खुश हो सरिता। बदले में सरिता केवल मुस्कुराई। विजय भी मुस्कुराया। तो क्या मेरे प्यार की गंध इसे भी लग गई, विजय ने सोचा। अगले दिन सरिता जब टाइपिंग इंस्टीट्यूट आई तो काफ़ी सजी धजी थी। नया गुलाबी सूट पहने थी, बालों का स्टाइल भी बदला हुआ था। विजय को सरिता का यह रूप अच्छा लगा। वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया। बोला, काफ़ी सुंदर लग रही हो। जवाब में सरिता ने मुस्कुराते हुए थैंक यू का फूल उसकी तरफ फेंका तो उसकी इच्छा हुई कि वह खड़ा होकर नाचने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए कि उसे प्यार हो गया है। एक और उपशीर्षक, ग्रह नक्षत्रों की चाल। आदमी जब निराश होता है या फिर लक्ष्य के प्रति उसकी स्थितियां साफ नहीं होती हैं तो वह धर्म और ज्योतिषियों की शरण में चला जाता है। विजय की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। वह सरिता को चाहने लगा था, लेकिन सरिता भी उसे चाहती है या स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। वह अपनी बेरोजगारी से भी परेशान था। घर वाले शादी के लिए अलग से दबाव डाल रहे थे। लिहाजा एक दिन वह ज्योतिषी के पास चला गया। नौकरी पाने के लिए वह अक्सर ज्योतिषियों से नुस्खे पूछता रहता है, लेकिन सोचा कि प्रेम पाने के लिए भी ग्रह नक्षत्रों की चाल जान ली जाए। नौकरी के लिए तो ज्योतिषी कभी कहता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है जो आपके शुभ कार्यों में बाधक है। इसकी शांति के लिए घर में मोर पंख रखें। प्रतिदिन उन्हें 2-3 बार अपने शरीर पर घुमाएं। सोमवार के दिन चांदी से बना सर्प का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाएं। नित्य श्री गणेश जी की उपासना करें। धैर्यपूर्वक ऐसा करने पर ही रोजगार की प्राप्ति संभव होगी। विजय ने अभी तक उसके बताए हर नुस्खे को आजमाया, लेकिन आज तक कोई संभावना बनी नहीं। शिकायत करने पर वह कह देता कि आप पर भाग्येश शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र के बलवर्धन के लिए शुक्रवार के दिन 5.5 रत्ती का ओपल चांदी में जड़वाकर दाहिनी माध्यमा में धारण करें। पंडित जी, मेरी कुंडली में प्रेम है कि नहीं, विजय ने ज्योतिषी से पूछा। है ना, बहुत है, कुंडली पर सरसरी नज़र डालते हुए ज्योतिषी ने कहा। प्रेम विवाह का योग है, लेकिन कुछ बाधाएं हैं। बिना बाधा के भी कुछ होता है? नहीं, दुनिया में बिना बाधा के कोई चीज़ नहीं होती। प्रेम विवाह में क्या लफड़ा है? आप पर शुक्र की महादशा चल रही है जो अशुभ फलप्रद है। गोचर में भी आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। शनि शांति के लिए प्रत्येक शनिवार को
कुत्तों को सरसों के तेल से बना मीठा पराठा खिलाएं, ग्रह शांति के उपरांत ही प्रेम में सफलता की संभावना बन सकती है, ज्योतिषी ने कहा। सब ढकोसला है, इतने दिनों से आप एक कदम नौकरी के लिए मुझसे क्या क्या नहीं करवाते रहे, मिली नौकरी, साला चपरासी भी कोई रखने को तैयार नहीं है। भन्नाया हुआ विजय ज्योतिषी के कमरे से बाहर आ गया। घर पहुंचते ही मम्मी कहने लगी, तुम्हारे पिता ने लड़की पसंद कर ली है, उनके दोस्त की बेटी है, बीए करके नौकरी कर रही है, तो मैं क्या करूं? विजय ने भन्नाए हुए ही सवाल किया। शादी कर लो, उसकी मम्मी ने कहा। बिना नौकरी मिले या नहीं हो पाएगा, विजय ने गुस्से में कहा। फिर तो पूरी ज़िंदगी कुंवारे रह जाओगे। विजय की मम्मी ने भी गुस्सा दिखाया। बीवी की कमाई खाने से तो कुंवारा रहना अच्छा है, कहते हुए विजय अपने कमरे में चला गया। फिर एक उपशीर्षक है, जिंदगी आसान नहीं। एक सप्ताह तक सरिता टाइपिंग स्कूल नहीं आई। विजय रोज आता रहा और निराश होकर घर वापस जाता रहा। 8वें दिन सरिता के आते ही वह पूछ बैठा कि एक सप्ताह आई नहीं आप? जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, कहते हुए सरिता अपनी सीट पर बैठ गई। क्यों, क्या हो गया? मेरी बहन जो बीए कर रही है किसी लड़के के साथ चली गई, दोनों बिना शादी के एक साथ रह रहे। ऐसा क्यों किया? विजय ने सवाल किया। उसका कहना है कि यदि वह ऐसा न करती तो उसकी शादी ही नहीं हो पाती। मतलब? विजय ने पूछा। हमारे घर के आर्थिक हालात। इतना कहकर सत्या चुप हो गई। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया है। आज की युवा पीढ़ी विद्रोही हो गई है, वह प्रभावों को तोड़कर नई नैतिकता गढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर माँ तो नहीं समझती। हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है, बिना शादी के एक साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे देश में भी होने लगा है, विजय ने कहा। हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतजार करने से तो बेहतर ही है ना कि जो हाथ थाम ले उसके साथ चल दिया जाए, चाहे 4 दिन ही सही। जिंदगी में बाहर तो आएगी, सत्या ने कहा। विजय को लगा कि कह दे कि फिर तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चली चलती, हम शादी कर लेते हैं, पर वह कह नहीं पाया। जानते हो, मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है, उसका भी एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा है। वह दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार हैं, बालिग होते ही शादी कर लेंगे, ऐसा उन्होंने तय कर रखा है, सत्या ने कहा। विजय के मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है कि वह अपने आप पर खोज लें, तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5,000 रुपये प्रतिमाह की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें दे दोगे। अच्छा है कि वह अपने अपने प्रेमियों के साथ चली जाए। बातों बातों में एक दिन सरिता ने विजय को बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वह 3 बहनें हैं। उसका कोई भाई नहीं है, बहनों में वही सबसे बड़ी है। वह एक निजी प्राइवेट ऑफिस में काम करती है और उसे 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह काम करने के लिए वह टाइप राइटिंग सीख रही है ताकि अच्छे वेतन पर कोई अच्छी नौकरी हासिल कर सके। विजय को अपने एक दोस्त के साथ घटी ऐसी घटना ही याद आ गई। उसके दोस्त की एक बहन अपनी बड़ी बहन के अधेड़ से ब्याह देने के बाद प्रेमी के साथ भाग गई थी, मतलब चली गई थी, शादी कर ली थी अपने प्रेमी से। इसके बाद उसका दोस्त गुस्से में उबल रहा था, तब विजय ने कहा था शांत रहो यार, वह दोनों जहाँ हो कुशल रहें, उसने भी जो किया अच्छा ही किया है। तुम कौन सा उसे राजकुमार से ब्याह देते? आखिरकार जिंदगी उनकी है, जीना उसे है, इसलिए निर्णय भी उसे ही लेना चाहिए। दोस्त के बड़े भाई ने भी विजय की बात का समर्थन किया था, लेकिन थोड़ा दार्शनिक अंदाज में कहा था कि होनी को शायद नहीं मंजूर था। मैं भी सोचती हूँ कि एक बहन ने जो निर्णय किया है ठीक है, दूसरी जो करेगी वह भी अच्छा है। जीवन एक संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति भी धोखा दे सकता है, जीवन नरक बना सकता है। माता पिता का खोजा राजकुमार भी यही करता है या कर सकता है, लेकिन माँ नहीं मानती, सोचती बहुत है और तबीयत खराब कर लेती है, सत्या ने कहा। पुराने ज़माने की है ना, विजय ने तसल्ली देने की कोशिश की। अब तो यह हो गई है कि वह मुझसे कहने लगी हैं कि तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर कहाँ चली जाऊँ? सरिता रो पड़ी। उस केबिन में 3-4 लड़के और टाइप सीख रहे थे। वह पहले ही उनकी बातों से तंग थे। सरिता के रोने से वह भौचक रह गए और उसकी तरफ देखने लगे। विजय की समझ में नहीं आया कि क्या कहे और क्या करे। स्थिति को सरिता समझ गई तो खुद पर काबू किया और फिर से टाइप करने लगी।
उसके बाद सभी टाइप करने लगे। केबिन में टाइपराइटर के कीबोर्ड की आवाज़ गूंजने लगी। इसके 10 मिनट बाद सरिता उठी और बिना बोले चली गई। विजय की इच्छा हुई कि वह भी उसके पीछे पीछे चला जाए, लेकिन वह बैठा रहा और उसे जाते देखता रहा। उसके जाने के कुछ देर बाद ही वह भी उठकर चला गया। कहानी में एक और शीर्षक, मूसलाधार बारिश और बिजली का गिरना। आसमान में बादल गिराए थे, इस कारण परिवेश में, वातावरण में अंधेरा पसर गया था। रह रह कर आसमान में बिजली चमकती और बादल गरज रहे थे। ऐसे मौसम में विजय टाइपिंग स्कूल जाने के लिए तैयार था। वह सरिता से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था। एक बार उसे लगा कि ऐसे मौसम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर उसे लगा कि नहीं, सरिता जरूर आएगी। यदि मैं मौसम से डर गया तो वह क्या सोचेगी। जब वह घर से बाहर निकला तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। फिर भी वह तेज कदमों से टाइपिंग स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूर गया होगा कि बारिश तेज हो गई। सड़क पर चल रहे लोग भागकर किसी छांव में खड़े हो गए, पर वह अपनी मस्ती में भीगता हुआ चलता रहा। उसे भीगने में मज़ा आ रहा था। वह आनंदित था कि वह सरिता से मिलने जा रहा है। टाइप स्कूल पहुंचा तो कर मैडम उसे देखकर मुस्कुराई। वह भी मुस्कुराया। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, कहीं कोई नहीं था। सरिता नहीं आई थी। उसने अपने आप से सवाल किया कि क्यों नहीं आई होगी। इतनी बारिश में आने की क्या ज़रूरत थी? मैडम ने विजय से सवाल किया। आप नहीं समझेंगी, विजय ने कहा। सब समझती हूँ, लेकिन अब सरिता यहाँ कभी नहीं आएगी, मैडम ने कहा। क्यों? आपको कैसे पता? अचानक मिली सूचना से विजय अनियंत्रित सा हो गया। उसका फ़ोन आया था। उसने कहा कि यदि आप आओ तो बता दूँ, मैडम ने कहा। वह कभी नहीं आएगी? विजय की आवाज़ किसी कुएं में से आती लगी। उसकी हालत उस दीपक के समान हो गई थी जिसका तेल खत्म हो गया हो। उसकी हालत उस दीपक के समान हो गई थी जिसका तेल खत्म हो गया हो। वह पैर घसीटता टाइपिंग स्कूल से बाहर आ गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही उसने जीने से नीचे कदम रखा, जोर से बिजली चमकी और बादल गरजने लगा कहीं बिजली गिरी। विजय संज्ञा सून सा भीगता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। वह सरिता के घर जाएगा। वह यह सवाल आते ही उसे याद आया कि उसने तो सरिता के घर का पता लिया ही नहीं। उसे घर का पता मालूम ही नहीं। वह फिर टाइपिंग स्कूल की तरफ भागा। वहाँ पहुँचा तो दरवाजे पर ताला लगा था। वह गिरते गिरते बचा। उसके कदम उठ नहीं रहे थे। उसे ठंड लगने लगी थी। उसे लगा कि वह बीमार हो गया है। भीगते हुए घर पहुँचा, तब तक उसका शरीर बुखार से तपने लगा था। लगभग 15 दिन वह चारपाई पर पड़ा रहा। जब कुछ ठीक हुआ तो लगा उसके शरीर में जान ही नहीं है। 20वें दिन वह टाइपिंग स्कूल गया। मैडम नहीं मिली। यह सिलसिला 15 दिन तक चलता रहा। 16वें दिन उसे मैडम मिली। उसे देखते ही बोल पड़ी कि काफ़ी कमज़ोर हो गए हो। हाँ, उस दिन बारिश में भीगा तो बीमार हो गया था, विजय ने कहा। विजय ने मैडम से सरिता के घर का पता मांगा तो उसने एक कागज़ पर लिख कर दे दिया। विजय उसे पढ़ता रहा, फिर मैडम को धन्यवाद बोलकर चल पड़ा। उसने तय किया कि वह आज ही सरिता से मिलेगा। जब वह मैडम के बताए पते पर पहुंचा, उस मकान में ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि सरिता अब यहाँ नहीं रहती। वह मकान बेचकर अपनी माँ के साथ जा चुकी है। कई लोगों से पूछने के बाद भी विजय को उसका नया पता नहीं मिला। निराश होकर वह घर लौट आया। सरिता के इस व्यवहार से उसे काफ़ी धक्का लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सरिता ने ऐसा क्यों किया, और वह यह भी सोच रहा था कि शायद सरिता उससे प्यार नहीं करती, इसीलिए उसे छोड़कर चली गई। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने भी अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। वह सरिता की याद में कविताएं लिखने लगा।
एक दिन उसने एक सपना देखा और उसके भावों को कविता के रूप में लिखा। सरिता जो निकली अपने उद्गम स्थल से, सागर की चाह में चली द्रुत गति से, सामने आ गया पहाड़, टकराने के बाद बदल दिया अपना मार्ग। मार्ग था लंबा, पहाड़ों की थी श्रृंखला, पठार और पथरीली जमीन भी, आदमी भी खड़ा था फावड़ा लिए, बांध बनाने को तत्पर, खेत सींचने के लिए, चाहिए उसे भी पानी पीने के लिए भी। बिजली भी तो चाहिए घर रोशन करने के लिए, कारखाने चलाने के लिए, कारखानों के कचरे को बहाने के लिए भी चाहिए उसे नदी। प्रकृति से लड़ते नहीं थकी वह, बहती रही अविरल, दिल में सागर से मिलने की चाह लिए। भारी पड़ा प्यार अवरोधों पर, पहुंच गई वह साहिल पर, लेकिन मानव ने बना बांध रोक दी उसकी धारा। कारखानों की गंदगी उड़ेल सड़ा दिया उसकी आत्मा को, अपने आंसुओं से धोती रही वह अपना बदन, निर्मलता से मिलना चाहती थी सागर से। विकास उन्मादी मानव ने रौंद दिया उसकी आत्मा को, जिंदा लाश हो गई वह, उसके लिए तड़पता है सागर, साहिल पर पटकता है अपने सिर को, उसने तो दम तोड़ दिया मानव के विकास में। सागर भेजता है बादलों को उसे पुनर्जीवित करने के लिए, वह जानता है बेवफा नहीं है वह, सच्चा है उसका प्यार, कैद है वह मानव के विकास में। बरसते हैं बादल, उफनती है नदी, मानव को दिखाती है अपना विकराल रूप, मिलते ही प्यार की ताकत तबाह कर देना चाहती है वह। मानव सृष्टि को बदला लेना उसकी प्रकृति नहीं, भागती है तेज गति से सागर की ओर, बाहें फैलाए स्वागत करता है सागर। बताना चाहती है अपने कष्टों को वह, लेकिन कुछ भी नहीं जानना चाहता सागर, जानता है वह मानव स्वभाव को, उसका भी पाला पड़ा है इस स्वार्थी प्राणी से। विजय की इस कविता को एक साहित्यिक पत्रिका में छपे 1 माह से अधिक का समय हो गया है, लेकिन उसके पास इस बार भी अब तक सरिता का कोई पत्र या फ़ोन नहीं आया। उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन सरिता उससे संपर्क जरूर करेगी। जब से यह कविता प्रकाशित हुई है तब से वह फ़ोन की प्रत्येक घंटी पर चौंक जाता है। यही नहीं, हर रोज़ पोस्टमैन का गली में आने का बेसब्री से इंतज़ार करता है, और जब उसके आने का समय ख़त्म हो जाता है तो वह उदासी के समुद्र में डूब जाता है। और कुछ दिन बाद एक दिन वह अपने कमरे में लेटा खिड़की से बाहर देख रहा था कि गली में पोस्टमैन दिख गया। वह उसके घर के पास आया और एक पत्र जो कि पोस्ट कार्ड था उसके घर की तरफ उछाल दिया। विजय उठा और तेजी से कमरे से बाहर निकला और लॉन में जाकर पोस्टमैन द्वारा उछाले गए पत्र को उठा लिया। देखा वह उसी के नाम से आया था, पते के नाम पर कुछ नहीं, केवल उसका नाम लिखा था और इलाके का। उसने पोस्टकार्ड पर लिखी पंक्तियों को पढ़ा। बरसाने के लिए मेघ बन जाओगे, बरसने के लिए मेघ बन जाओगे, लहर बन साहिल पर सिर पटकोगे, पर पास होने पर आई लव यू नहीं कहोगे। सरिता। 3 पंक्तियों को पढ़ने के बाद विजय उछल पड़ा। उसे लगा कि वह इसी लान में नाचे और खूब नाचे। उसकी हालत उस मयूर की तरह हो गई थी जिसने भीषण गर्मी के बाद आसमान में बादल देख लिया हो और खुश होकर पंख फैला कर नाच रहा हो। वह जल्दी से दौड़कर अपने कमरे में आया और फटाफट कपड़े बदलकर तेजी से बाहर निकल गया और
पत्र में लिखे पते को 3 बार पढ़ा और बाइक पर बैठकर उस पते की ओर चल पड़ा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप सबको पसंद आएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मित्रों में इसी से शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और रचना के साथ। धन्यवाद।